जय हिंद दोस्तों। बेंगलोर डिवीजन साउथ वेस्टर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 21 नवंबर 2024 को। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस HRD इज ए कॉम्बिनेशन टूल इज यूज्ड फॉर। तो यहीं पर देखिए HRD डिवाइस का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो इसको यूज किया जाता है बोथ कटिंग परपोज के लिए और स्प्रेडिंग परपोज के लिए। तो कोई भी रोलिंग स्टॉक को हम लोग कट करना है या इसको स्प्रेडिंग करना है, फैलाना है, तो ये कंडीशन में यूज करते हैं हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस, जो कि कॉम्बिनेशन टूल होता है। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए सी के साथ चलिए। During continuity test, if the guard emergency valve of front power car is operated, then BP pressure should be become 0 kg per centimeter square in dash second in front power car। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि LHB रैक का हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो ये कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, गार्ड इमरजेंसी वाल्व कहाँ का, फ्रंट पावर कार या जनरेटर कार का गार्ड इमरजेंसी वाल्व को ऑपरेट करेंगे कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए। तो ये कंडीशन में बीपी प्रेशर आप लोग का 0 हो जाएगा। फ्रंट पावर कार का कितना सेकंड में ये 0 हो जाएगा, फ्रंट पावर कार का, फ्रंट जनरेटर कार का बीपी प्रेशर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 से 30 सेकंड में बीपी प्रेशर 0 हो जाएगा फ्रंट पावर कार का। इसी हिसाब से आप लोग का जो रियर जनरेटर कार का कितना सेकंड में बीपी प्रेशर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 से 60 सेकंड में रियर LWL RRM का बीपी प्रेशर 0 हो जाएगा। अगर हम लोग ऑपरेट करेंगे गार्ड इमरजेंसी वाल्व ये फ्रंट पावर कार से जब कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, छोटा मैथ है। इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। तो यहीं पर देखिए यदि किसी संख्या का 40% किसी अन्य संख्या के 2/3 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या से कितना अनुपात क्या होगा। तो यहीं पर देख लेते हैं। सपोज आप लोग ये जो नंबर है, दोनों नंबर को x और y पकड़ लीजिए। फर्स्ट नंबर पकड़ लीजिए, ये x हो गया और दूसरा नंबर यहीं पर y हो गया। तो ये कंडीशन में दिया है 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। तो यहीं पर ले जाते हैं 40% किसका, x का, ये कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ अनदर नंबर y। तो यहीं पर इसको लिख सकते हैं 40%, मतलब लिख सकते हैं 40/100 x इजकल टू 2/3y। इसका मतलब हो गया, इसको अगर आप लोग कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/5, 20 से कट कर देंगे तो x बराबर 2/3y हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x/y, तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 2/5। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 2/3 इंटू, इसको पलटी कर दीजिए 5/2। तो यहीं पर 2 कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3, यानी कि ये हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए आप लोग x/y बराबर ये हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का जो अनुपात होगा 5:3 होगा। ऑप्शन में देखते हैं, तो यहीं पर ऑप्शन एक देख लीजिए, आप लोग का ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डबल चेक वाल्व इन BLC वागन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का डबल चेक वाल्व जो BLC में लगता है, इसका प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा,
टू चूज द हायर ऑफ टू प्रेशर एंड डिलीवर इट टू डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। तो यहीं पर देखिए 2 प्रेशर से जो आप लोग का हायर प्रेशर होगा उसको चूज करेगा और इसको डिलीवर कर देगा, ये भेज देगा कहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व पर। तो ऑप्शन बी यहीं पर देखिए ये हो जाएगा सही आंसर। डबल चेक वाल्व का ये आप लोग BLC वागन में इसका मेन फंक्शन यही होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्लश इन प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम। जो हम लोग अभी लेटेस्ट जो आप लोग का LHB कोचेस में प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, इसमें फ्लशिंग के दौरान आप लोग का कितना पानी डिस्चार्ज होता है, निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर। 1.5 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है जब भी हम लोग प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट यूजुअली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट रहता है इसमें आप लोग का क्या क्या आप लोग का इसमें सामान रहता है जो कि किसको छोड़ के रहता है। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का कंपास बॉक्स में, आप लोग जियोमेट्री बॉक्स में, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या रहता है, यहीं पर देखिए जो बो कंपास है ये आप लोग का रहेगा, स्केल रहेगा, डिवाइडर भी रहेगा, लेकिन यहीं पर जो एक्स्ट्रा लीड्स है ये रहता नहीं है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फीड पाइप इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में जो ट्विन पाइप सिस्टम में देखिए फीड पाइप का यूज करते हैं। तो सभी को ही पता है कि फीड पाइप यूज करने से आप लोग का जो रिलीजिंग टाइम रिड्यूस होता है, रिलीजिंग टाइम ये आप लोग जानते ही हैं। तो ये आप लोग का इसमें ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, जो ऑप्शन आप लोग का सी में है रिड्यूस चार्जिंग टाइम ऑफ रैक। तो ये आप लोग का जो चार्जिंग किया जाता है, जैसे कि ट्विन पाइप सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वर का सबका चार्जिंग होता है, बहुत आप लोग का देख रहे हैं कि रिड्यूसिंग जो टाइम होगा जो कि आप लोग का फीड पाइप से ईआर का चार्जिंग होता है। ये कंडीशन में ये देखिए रिड्यूस चार्जिंग टाइम ऑफ द रैक, इसमें जो चार्जिंग टाइम रहेगा ये रिड्यूस हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये भी एकदम सही बात है। इसके साथ साथ आप लोग का देखिए जो ये क्या करता है, जो प्रेशर लॉस प्रॉब्लम को भी जो चार्जिंग करते हैं तो इसको भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ ये आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर को तो प्रेशर सप्लाई करता ही करता है फीड पाइप। तो यहीं पर सही ऑप्शन हो जाएगा रिड्यूस चार्जिंग टाइम ऑफ द रैक, रैक का चार्जिंग टाइम को घटाता है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट IRIDM इज सिचुएटेड एट। तो यहीं पर देखिए IRIDM का फुल फॉर्म दे दिया है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आप लोग का बेंगलुरु में है, बेंगलोर में है, ऑप्शन डी में है बेंगलोर। ये आप लोग का कर्नाटका में, ऑप्शन डी के साथ। When measurement are required in 3 consecutive units, the appropriate scale is। तो यहाँ पर देखिए जब माप 3 क्रमागत इकाइयों में आवश्यकता होता है तो ये आप लोग का किस प्रकार का स्केल जो है ये आप लोग के लिए सही है। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग क्वेश्चन के अनुसार इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल में 3 कंजुगेटिव आप लोग का यूनिट में मेजरमेंट कर सकते हैं। पकड़ लीजिए 1 मीटर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये कंडीशन में इसका मेजरमेंट जो हम लोग किस किस में ले सकेंगे, पकड़ लीजिए 1 आप लोग का मीटर है तो इसका कंजुगेटिव आप लोग का 3 यूनिट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट ले सकते हैं डायगोनल स्केल से। तो ये जैसे कि आप लोग का डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एक ही साथ आप लोग 3 आप लोग का कंजुगेटिव यूनिट में इसको ले सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं एक ही स्केल में। इसीलिए आप लोग का ये डायगोनल स्केल जो होता है मोर एक्यूरेट होता है प्लेन स्केल से। प्लेन स्केल हम लोग का 2 आप लोग का डायमेंशन के लिए
यूज किया जाता है। लेकिन यहीं पर आप लोग का 3 कंजुकेटिव अगर आप लोग को डायमेंशन चाहिए, जैसे कि मीटर को कन्वर्ट करके डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इस सब में प्रकाश करना चाहते हैं, तो इसमें आप लोग डायगोनल स्केल का ही यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। रिंग गेजेस आर यूज टू चेक, यहीं पर देखें रिंग गेज को हम लोग क्या चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं एक्सटर्नल डायमीटर, जैसे कि सिलिंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट होगा, पाइप हो गया, शेफ्ट हो गया, ये सब का एक्सटर्नल या आउटसाइड हम लोग डायमीटर लेना चाहते हैं, तो ये कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे रिंग गेज यूज करेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। रिंग गेज आर यूज टू चेक आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लाइक पाइप, शाफ्ट, ये सब के लिए यूज होता है। Which type of brake system is consisting of गटवाल्ट डिजाइन 140 टन क्रेन, तो यहीं पर देखिए किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम यूज होता है। गटवाल्ट जो आप लोग का डिजाइन क्रेन है 140 टन क्रेन, तो इसमें जो आप लोग का ब्रेक सिस्टम यूज होता है ये डिस्क ब्रेक है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम ड्यूरिंग SWTR सिंगल वैगन टेस्ट रीक के समय में यहीं पर ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आप लोग का इनडायरेक्टली आप लोग को यहीं पर क्या पूछा है, ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम जो है SWTR में, तो इनडायरेक्टली यहीं पर आप लोग को क्या पूछा है ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम। जैसे हम लोग क्या करेंगे, BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे, तो इसी हिसाब से आप लोग का ब्रेक सिलेंडर फिलिंग के लिए आप लोग का जो टाइम लेगा, तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्टली, इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन टाइम बोल सकते हैं, जो कि 18 से 30 सेकंड लेगा। इसी हिसाब से अगर ये आप लोग का एप्लीकेशन टाइम इसको बोल सकते हैं। अगर आप लोग का रिलीजिंग टाइम के लिए अगर आप लोग का SWTR के लिए आता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का रिलीजिंग टाइम, जो कि 45 से 60 सेकंड होता है। तो ये तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एन एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड बाय हाउ मेनी व्यूज, तो यहीं पर देखिए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट और एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट में आप लोग का क्या होता है, तो इसको आप लोग दो आइडेंटिकल शेप में, दो हाफ सेक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ये आप लोग का सिमेट्रिक होगा। इक्वल इसको आप लोग दो हाफ सेक्शन में भाग कर सकते हैं, 2 हाफ सेक्शन। तो इसमें आप लोग का सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में ये देखिए आप लोग का क्या मिलेगा, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप लोग को मिल सकेगा, जैसे कि डिवाइड कर सकेंगे इसको दो इक्वल आप लोग का शेप में इसको डिवाइड कर सकेंगे। लेकिन यहीं पर आप लोग का जो एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा, इसमें आप लोग का अगर डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो दो हाफ सेक्शन में ये कन्वर्ट होगा नहीं, दो आइडेंटिकल शेप मिलेगा नहीं, और इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है ये भी आप लोग को मिलेगा नहीं। तो यहीं पर आप लोग का जो एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम लोग देखने के लिए कितना व्यू इसमें लगता है, कितना व्यू में इसको देख पाएंगे 3 व्यू में, जैसे कि फ्रंट, टॉप और साइड व्यू, ये तीनों व्यू में हम लोग देख पाएंगे एसिमेट्रिक जो ऑब्जेक्ट रहता है। असममित जो वस्तु रहेगा एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, इसको देख पाएंगे 3 व्यू में। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ फाउंडेशन वेयर इलेक्ट्रॉनिक वेब ब्रिज इन इंस्टॉल्ड, तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्या एक महत्वपूर्ण एक आवश्यकता होगा, रिक्वायरमेंट होगा, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेब ब्रिज को इंस्टॉल करेंगे कोई जगह में फाउंडेशन करने के लिए, हम लोग को क्या जो एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट चाहिए, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, इसके लिए आप लोग जो रिक्वायरमेंट होगा, इट मस्ट बी मेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट टू प्रिवेंट
सेटिंग एंड वाइब्रेशन, तो यह आरसीसी इसको करना पड़ेगा। रेनफोर्स जो कंक्रीट सीमेंट होता है आरसीसी, तो रेनफोर्स कंक्रीट करना पड़ेगा जैसे कि ये बढ़िया से सेटिंग हो जाए और ये वाइब्रेशन ना हो। तो इसी में ही आप लोग इसी प्रकार का सिस्टम में जो इन मोशन इलेक्ट्रिक वेव ब्रिज होता है इसको इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि आप लोग का ये वाइब्रेशन होना नहीं, हिलना नहीं है, प्रॉपर रूप से सेटिंग हो। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, ये हो जाएगा इट मस्ट बी मेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट टू प्रिवेंट सेटिंग एंड वाइब्रेशन। तो ये आप लोग का जैसे कि वाइब्रेशन नहीं होगा, बेसिकली यही चीज़ है कि इसको जैसे भी सीमेंटेड करवा दिया जाए या इसको कंक्रीट करवा दिया जाए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, द टॉप एंड राइट साइड व्यू हैव व्हाट कॉमन डायमेंशन। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोग देखे होंगे, ये आप लोग का जो टॉप व्यू हो गया और राइट साइड व्यू हो गया, इसमें कॉमन डायमेंशन क्या होता है, जो आप लोग का डेप्थ होता है, गहराई होता है, ये आप लोग का टॉप और राइट साइड व्यू में ये कॉमन डायमेंशन रहता है। ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर डी के साथ चलिए। Which document is related to maintenance instruction of SAB स्लैग एडजस्टर बैरल के लिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा G92। इसी में ही इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के बारे में बोला गया है स्लैग एडजस्टर बैरल के लिए, SAB के लिए। मेंटेनेंस पैटर्न ऑफ राजधानी एक्सप्रेस एज पर RPC, तो यहीं पर देखिए जो कैटेगरी ऑफ मेंटेनेंस रहता है जो कि आप लोग का रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर RPC 4, रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर RPC 4 के अंतर्गत आप लोग का जो मेंटेनेंस कैटेगरी मेंटेनेंस पैटर्न है राजधानी एक्सप्रेस के लिए, ये क्या हो जाएगा, ये कैटेगरी 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी में है कैटेगरी 1, ये राजधानी एक्सप्रेस के लिए। इसके साथ साथ 1A के लिए, ये जो अगर कैटेगरी 1A होगा तो ये शताब्दी एक्सप्रेस के लिए। इसके साथ साथ अगर 2 होगा तो ये ICF मेल एक्सप्रेस के लिए होगा, मेल या एक्सप्रेस के लिए होगा। अगर इसका राउंड ट्रिप मोर देन कितना हो जाएगा, राउंड ट्रिप मोर देन 3500 किलोमीटर, ये ICF के लिए। और LHB के लिए अगर राउंड ट्रिप कितना होता है, मोर देन 4000 किलोमीटर, तो ये कंडीशन में जो मेंटेनेंस कैटेगरी होगा ये 2 होगा। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ ROH ऑफ BCN वागन। यहीं पर देखिए जो BCN वागन कवर्ड वागन होता है, इसमें रूटीन ओवरऑलिंग इंटरवल या पीरियोडिसिटी पूछा है, तो ये भी आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 24 मंथ, जो कि ये न्यू बिल्ट वागन के लिए फास्ट ROH भी है और सब्सिक्वेंट ROH भी है, दोनों ही सेम इंटरवल में होता है, ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ अगर POH के लिए पूछा होता पीरियोडिकल ओवरऑलिंग के लिए, ये भी 6 ईयर्स या 72 मंथ, दोनों आप लोग का फास्ट और सब्सिक्वेंट कोई भी POH होगा तो दोनों का ही सेम होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डज द वेंटिंग मैकेनिज्म इन द कट ऑफ एंगल कक फैसिलिटेट ऑन वागन अनकपलिंग। तो यहीं पर देखिए जो वेंटिंग मैकेनिज्म पूछ रहा है, वेंट मैकेनिज्म कट ऑफ एंगल कक में ये क्या फैसिलिटेट करता है वागन अनकपलिंग के लिए। तो ये किस प्रकार से जो वेंटिंग मैकेनिज्म हम लोग का कट ऑफ एंगल कक में दो वागन को अनकपल करने के लिए सहायता करता है, सुविधा देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बाय रिलीजिंग ट्रैप्ड एयर इन द हॉर्स कपलिंग। तो जो एयर हॉर्स दोनों तरफ लगा हुआ है, पकड़ लीजिए BP को आप लोग अनकपल करना चाहते हैं, तो दोनों एडजस्टेंट लगा हुआ एंगल को फास्ट बंद कर दीजिए। तो इसमें आप लोग का एयर हॉर्स में जो पाइप रह गया है ये क्या होगा, ये आप लोग का जो ट्रैप एयर है ये आप लोग का निकलेगा, निकलने के बाद ही आप लोग इसको इजीली अनकपल कर पाएंगे। तो यही आप लोग का कट ऑफ एंगल कक के माध्यम से ही जो एयर फंसा हुआ एयर ट्रैप्ड हुआ एयर
यार हॉर्स कपलिंग में यही कटअप एंगल का वेंटिंग मैकेनिज्म से निकल जाता है। इसके चलते आप लोग आराम से इसको अनकपल कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, बी के साथ चलिए। व्हाट इज द परमीटर वेयर एट द नोच ऑफ सीबीसी नकल। तो सीबीसी जो नकल है तो इसका आप लोग का नोच वेयर पूछा है, परमिटेड नोच वेयर। तो यहीं पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8.5 mm हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। तो इसके साथ साथ नया कंडीशन में सीबीसी नकल नोच का जो नया कंडीशन में इसका थिकनेस देख लीजिए, ये हो जाएगा नया कंडीशन में कितना, 18 mm। इसका वेयर लिमिट 8.5 mm। तो इसका कंडमनिंग कितना होगा, कंडमनिंग थिकनेस, ये कंडमनिंग थिकनेस हो जाएगा 9.5 mm हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आंसर में आप लोग का जो बोर्ड आंसर लिया है 6.5 mm लिया हुआ है। तो ज़रूर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए क्या सही आंसर हो सकता है। आप लोग का मैनुअल के अनुसार ये हो जाएगा 8.5 mm, जो कि सीबीसी नकल नोच का ये आप लोग का वेयर लिमिट है। इन HRE डिस्टेंस बार इज यूज्ड फॉर हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट में आप लोग का डिस्टेंस बार का यूज कहाँ पर होता है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन है। तो इसका जो यूज होता है ये होता है टू कनेक्ट टू रोलर कैरेज, दो रोलर कैरेज को कनेक्ट करने के लिए यहीं पर आप लोग का जो HRE इक्विपमेंट डिस्टेंस बार है इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट में डिस्टेंस बार का यूज यही होता है कि दो आप लोग का जो रोलर कैरेज है इसको ही कनेक्ट किया जाता है इसके माध्यम से। ऑप्शन सी के साथ चलिए। मेंटेनेंस पैटर्न फॉर डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन एज पर आरपीसी। तो यहीं पर देखिए कैटेगरी ऑफ मेंटेनेंस पैटर्न पूछा है डेडिकेटेड आप लोग का पार्सल ट्रेन के लिए। तो आरपीसी 4 के अंतर्गत इसका कैटेगरी क्या हो जाएगा, इसका कैटेगरी हो जाएगा कैटेगरी 6 हो जाएगा। तो इसमें आप लोग बीपीसी का वैलिडिटी भी देख सकते हैं। ये आप लोग का डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन पार्सल एक्सप्रेस के लिए ये कितना हो जाएगा। ये अगर आईसीएफ में आप लोग का ये रैक तैयार किया गया है, जैसे कि वीपीएच ये लेके अगर आप लोग तैयार किए हैं, तो इसमें आप लोग का जो बीपीसी वैलिडिटी हो जाएगा ये 4500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर या 10 डेज, विच एवर इज आर्लियर, जो भी पहले हो। अगर ये आप लोग का कॉम्बिनेशन बना है LHB LBPH, ये अगर रैक बना हुआ है LHB कोच को लेके, LHB कैपेसिटी वेरी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन को लेके अगर ये रैक तैयार हुआ है तो इसका बीपीसी का वैलिडिटी हो जाएगा 7500 किलोमीटर या 10 दिन 10 डेज, जो भी पहले हो। What should be done to CTRB during ROH to ensure traceability of our ओलिंग। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग यहीं पर आप लोग का CTRB में पूछ रहा है ड्यूरिंग ROH के टाइम क्या इंश्योर करेंगे ट्रेसेबिलिटी के लिए, पता लगाने के लिए क्या सुनिश्चित करेंगे ओवरऑलिंग हुआ है कि नहीं। तो ये कंडीशन में आप लोग का जैसे कि ROH के दौरान हम लोग क्या करते हैं CTRB में यहीं पर स्टैंपिंग करते हैं। क्या स्टैंपिंग करते हैं, तो ये आप लोग का ओवरऑलिंग डेट्स शुड बी स्टैम्प्ड ऑन द बैक रिंग। तो यहीं पर CTRB का जो बैक रिंग रहता है इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टैंपिंग कर देंगे, स्टेंसिलिंग कर देंगे, तो जिसमें कि आप लोग को पता चलेगा कि ROH का डेट आप लोग का क्या है। ओवरऑलिंग डेट शुड बी स्टैम्प्ड ऑन द बैक रिंग, ये सही आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी में है। जो ओवरऑलिंग डेट रहेगा इसको आप लोग को बैकिंग रिंग में जरूर स्टेंसिल करवा दीजिए। विच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज इन BF&B वागन। तो यहीं पर देखिए जो BF&B वागन होता है तो इसमें किस प्रकार का ट्रॉली का यूज किया जाता है BF&B वागन के लिए। तो यहीं पर BF&B वागन
जो कि आप लोग का स्टील कॉयल सबको ये इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। BF&B फ्लैट टाइप का वागन रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा LWLH-25 हो जाएगा, LWLH-25। इसी प्रकार का ट्रॉली या बॉगी का BF&B वागन में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ऑप्शन सी में है। क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइल इज डन अकॉर्डिंग टू। तो जो भी फ्रेंड्स आप लोग ITI डिप्लोमा ये सब किए होंगे तो फाइल के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। तो फाइल का आप लोग का जो क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली ये लेंथ, ग्रेड, कॉट, शेप इसको लेके ही आप लोग का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहीं पर ऑप्शन के अनुसार यहीं पर देख लीजिए, ये बी में शेप है। तो ये शेप के अनुसार किस प्रकार का आप लोग का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि फ्लैट फाइल हो गया, राउंड फाइल हो गया, हाफ राउंड, स्क्वायर, इसी प्रकार का शेप को लेके फाइल का क्लासिफिकेशन होता है। इसके साथ साथ यहीं पर देख सकते हैं लेंथ के अनुसार, आप लोग का 100 mm का, 200 mm का, 100 mm का, 150 mm का, 200 mm का, 250 mm का, 300 mm का, 350 mm, इसी प्रकार 400, 450 mm, इसी प्रकार लेंथ में ये अवेलेबल होता है। लेंथ के अनुसार, ग्रेड के अनुसार फाइल का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि रफ हो गया, इसके बाद बास्टर्ड, सेकेंड कोट, स्मूथ, डेड स्मूथ, इसी प्रकार का ग्रेड के अनुसार आप लोग का क्लासिफिकेशन होता है। और एक भी देख लीजिए कट के अनुसार भी होता है। एक है कट, किस प्रकार का कट है, तो ये सिंगल कट, डबल कट, रैश कट, कर्व कट, इसी प्रकार का कट के लेके ये क्लासिफिकेशन होता है फाइल का। तो यहीं पर ऑप्शन के अनुसार यहाँ हो जाएगा शेप हो जाएगा। सरफेस प्लेट इज यूज टू चेक। सरफेस प्लेट का यूज करते हैं क्या चेक करने के लिए यूज करते हैं सरफेस प्लेट का, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं फ्लैटनेस को चेक करते हैं। इसके साथ साथ ये पैरेललिज्म को चेक भी किया जाता है। पैरेललिज्म चेक करते हैं, परपेंडिकुलरिटी भी चेक करते हैं। ये आप लोग का सरफेस प्लेट के द्वारा हम लोग चेक करते हैं। कोई भी आप लोग का ऑब्जेक्ट का यहीं पर देखिए फ्लैटनेस, पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी ये सब चेक किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ पीओच ऑफ बीसीएन वागन। बीसीएन वागन का पीओच पीरियोडिसिटी, पीरियोडिकल आवर ओलिंग इंटरवल पीरियोडिसिटी पूछा है, जो कि हो जाएगा ये पहला हो या सब्सिक्वेंट हो। ऊपर में बताया गया 6 साल या 72 मंथ्स। Which mechanism is provided to control the speed of the coach by transferring the braking force from brake cylinder to wheel tread। यहीं पर देखिए ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो आप लोग का एक कोच में दिया गया है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, एक कोच का स्पीड को इसको कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, बाय ट्रांसफरिंग ब्रेकिंग फोर्स। हम लोग ब्रेकिंग फोर्स को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ये ब्रेक सिलेंडर से आप लोग का व्हील तक, व्हील ट्रेड तक। तो इसी प्रकार का जो हम लोग जो सिस्टम या मैकेनिज्म यूज करते हैं इसका नाम होता है ब्रेक रिगिंग अरेंजमेंट, ब्रेक रिगिंग मैकेनिज्म। ऑप्शन ए में है।
Which of the following lines are used to show that object is caught and then viewed? तो यहीं पर देखिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोग किए होंगे, तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, which of the following lines are used to show the ऑब्जेक्ट सो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉट एंड देन व्यूड। तो यहीं पर ऑब्जेक्ट को मैंने कॉट किया गया है, इसके बाद इसको देखा गया है। तो इसी प्रकार का जो लाइंस होता है, इस प्रकार लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैचिंग लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैचिंग लाइन। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है इसी प्रकार का, जैसे कि हैचिंग लाइन आप लोग देखे होंगे इसी प्रकार का, ये 45 डिग्री एंगल में इसको इसको खींचा जाता है, इस 45 डिग्री एंगल से हैचिंग लाइन को ड्रॉ करते हैं। द इंटरनल डायमीटर ऑफ कंट्रोल आर्म हाउसिंग इज चेक्ड बाय, यहीं पर देखिए इंटरनल डायमीटर जो कंट्रोल आर्म हाउसिंग रहता है, इसका इंटरनल डायमीटर को हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, द इंटरनल डायमीटर ऑफ कंट्रोल आर्म हाउसिंग इज चेक्ड बाय, इसको चेक करेंगे किसके माध्यम से, इनसाइड माइक्रोमीटर का मदद से इसको चेक करेंगे। ऑप्शन यहीं पर देखिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए, इंटरनल डायमीटर जो कंट्रोल आर्म हाउसिंग का होगा, इसको चेक करने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन गुड्स ट्रेन, ये देखिए कोचिंग ट्रेन हो, गुड्स ट्रेन हो, कैपेसिटी पूछा है सीआर का कैपेसिटी। तो इसको हम लोग लेते हैं, किस में लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कौन सा यूनिट में, तो ये लीटर में करते हैं। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन गुड्स ट्रेन, कितना इसका कैपेसिटी है सीआर का कैपेसिटी, जो कि 6 लीटर, गुड्स हो या कोचिंग ट्रेन हो। व्हाट इज द रोल ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, तो चलिए फ्रेंड्स ये थोड़ा टाइट सवाल है, या इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर देखा नहीं गया है, तो इसको स्किप करते हैं। 34 भी यहीं पर स्किप करवा रहे हैं। थर्टी फाइव भी स्किप करवा देते हैं। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द एफ्लुएंट ऑफ द बायोटॉयलेट, बायोटॉयलेट में जो एफ्लुएंट है इसका पीएच वैल्यू पूछ रहा है, कितना हम लोग को चाहिए, रिक्वायर्ड वैल्यू पीएच वैल्यू एफ्लुएंट बायोटॉयलेट के लिए ये कितना होना चाहिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ये गलती नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका पीएच वैल्यू, बायोटॉयलेट एफ्लुएंट का जो रिक्वायर्ड पीएच वैल्यू होता है ये 6 से 9 होता है। If the temperature of the Excel boxes is found 80 degrees centigrade en route and difference in temperature of any two Excel boxes on the coach is 80 degree centigrade, then यहीं पर देखिए आप लोग एन रूट में अगर पाते हैं एक एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर जो है ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो डिफरेंस टेम्परेचर है आप लोग का 2 एक्सेल बॉक्सेस में ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहीं पर देखिए ये तो आप लोग का ऑलरेडी कोचिंग का केस है, दे दिया गया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड एक एक्सेल बॉक्स का। तो ये कंडीशन में तो इसको पहले ही आप लोग को याद आ गया होगा, इसको डिटैचिंग करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोच शैल बी डिटैच। ये देखिए अगर वागन का केस में होता, वागन का केस में अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कंडीशन में वागन को भी डिटैच करना पड़ता। तो यहीं पर आप लोग को कोचिंग का केस में पूछा है, और एक आप लोग का यहीं पर क्राइटेरिया दिया है कि क्या जो टेम्परेचर डिफरेंस जो 2 एक्सेल बॉक्सेस का ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो ये कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, तो अगर आप लोग का 2 एक्सेल बॉक्स का जो टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप लोग का 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि ये आप लोग का एभव 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, एभव 14 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड यही रेंज में है। तो इसमें क्या होता है, टीएक्सआर स्टाफ, टीएक्सआर एंड स्टाफ टू बी एकम्पनी, इसमें एकम्पनी करना चाहिए अगर इसमें एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर
80 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहता, तब जाके ये सेकंड क्राइटेरिया यहीं पर लागू होता। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा कोस्ट शैल बी डिटैच, ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट टाइप ऑफ एक्सेल आर यूज्ड इन एसी एंड नॉन एसी आईसेफ कोचेस रेस्पेक्टिवली। तो यहीं पर देखिए आप लोग का एक्सेल लोड कैपेसिटी पूछा है आईसेफ एसी और नॉन एसी के लिए। तो यहीं पर आप लोग का एसी कोच के लिए 16.25 टन, नॉन एसी के लिए 13 टन। यहीं पर देखिए ऑप्शन ए में ही है। अगर ये एलएचबी के लिए होता तो बोथ दोनों का ही एसी नॉन एसी दोनों का ही आप लोग का एक्सेल लोड कैपेसिटी 16.25 टन होता। अगर वंदे भारत के लिए होता तो ये 17 टन हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं SF6 स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर। यहीं पर देखिए SF6 जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्या चीज़ के लिए है, तो इसका आप लोग का जो मीनिंग होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म 6 क्या चीज़ के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन ए में देखिए रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों को निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार करना SF6 फॉर्म जारी किया जाता है। रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट है दस्तावेज है इसको निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, इसका अनुमति नहीं आप लोग का नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ माइनर पेनल्टी तो आप लोग जानते हैं SF11 छोटी शास्ति, मेजर पेनल्टी बड़ी शास्ति ये SF5। नेक्स्ट चलते हैं परमिसिबल स्पीड लिमिट फॉर ब्रोकन 1 एक्सेल बॉक्स कॉइल स्प्रिंग इन ICF कोच विथ नो एक्सेसिव टिल्ट ऑन द एक्सेल बॉक्स। तो यहीं पर देखिए जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन देंगे, अगर आप लोग का एक एक्सेल बॉक्स आप लोग का स्प्रिंग ये टूट गया है ICF कोच के लिए और इसमें कंडीशन भी दिया गया है कि एक्सेसिव ये टिल्ट नहीं हुआ है, तो ये कंडीशन में नो एक्सेसिव टिल्ट ऑफ द एक्सेल बॉक्स का कोई भी इसमें टिल्ट नहीं एक्सेस नहीं हुआ है, ये कंडीशन में जो स्पीड आप लोग परमिशन देंगे, जैसे कि गार्ड और ड्राइवर का बीपीसी में इसको एंडोर्समेंट करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग का 100 kmph पर इसको आप लोग स्पीड रेस्ट्रिक्शन दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग बीपीसी में भी बोथ गार्ड और ड्राइवर का बीपीसी में इसको एंडोर्समेंट करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। यही अगर आप लोग का बोल्स्टर स्प्रिंग के लिए अगर क्वेश्चन होता, बोल्स्टर स्प्रिंग अगर आप लोग का कोई भी एक बोल्स्टर स्प्रिंग अगर टूट गया होता है ICF कोच के लिए, तो इसमें आप लोग का क्या होता कि नॉट अलाउड, इसको अलाउड नहीं कर सकते हैं और इसको डिटैच करना पड़ता है कोच को, या अगर जो भी स्टेशन में फैसिलिटी है तो इसको जैसे भी चेंज करके ही आगे बढ़ाना है, यही नियम है। नेक्स्ट चलते हैं चेकिंग ऑफ क्लियरेंस बिटवीन पिन ऑफ कंट्रोल आर्म रबर पिवट बुश एंड कंट्रोल आर्म सपोर्ट ब्रैकेट विथ 0.1 mm फिलर गैज इज डन इन डैश शेड्यूल। तो यहीं पर देखिए क्लियरेंस चेक करेंगे हम लोग, तो किस किस का बीच में ये बोल रहे हैं पिन ऑफ कंट्रोल आर्म रबर पिवट बुश, तो जो कंट्रोल आर्म रबर पिवट बुश का पिन होगा और कंट्रोल आर्म सपोर्ट ब्रैकेट होगा। तो इसको हम लोग क्लियरेंस चेक करेंगे, फिलर गैज लेंगे, फिलर गैज में जो आप लोग का थिकनेस कितना थिकनेस वाला फिलर गैज लेंगे 0.1 mm वाला लेंगे और इसको चेक करेंगे। तो इसी प्रकार का चेकिंग कौन सा शेड्यूल में होता है, तो ये शेड्यूल आप लोग का किस में होता है, ऑप्शन देख लीजिए, ये होता है आप लोग का D2 शेड्यूल में। तो 41 का बी के साथ चलिए, ये D2 शेड्यूल में इसको चेक करेंगे। इन ERT स्टेप जैक इज यूज्ड फॉर, यहीं पर देखिए एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में स्टेप जैक का यूज करते हैं। क्या चीज़ के लिए स्टेप जैक का यूज किया जाता है, तो इसको लिफ्टिंग कैप्साइट रेल व्हीकल, पलटे हुए रेल वाहनों को उठाने के लिए ही स्टेप जैक का यूज किया जाता है। ये ERT का आइटम है स्टेप जैक, इसका माध्यम से लिफ्ट किया जाता है। कोई भी रेल व्हीकल कैप्साइज हो गया है उसको ही लिफ्ट करना है,
इसको ही उठाना है। इसके लिए यूज होता है स्टेप जैक का। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग द सेंसिटिविटी टेस्ट इन सिंगल वैगन टेस्टिंग फॉर ए सिंगल पाइप सिस्टम, इफ ब्रेक पाइप प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 0.5 kg per centimeter square एंड द ब्रेक डू नॉट अप्लाई, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द फेल्यूर। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे सिंगल वैगन टेस्ट रीग के लिए। तो सिंगल पाइप सिस्टम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं SWTR कर रहे हैं। ये कंडीशन में BP पाइप का प्रेशर को ड्रॉप करेंगे। कितना ड्रॉप करेंगे? 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कंडीशन में अगर आप लोग का देखा जा रहा है कि ब्रेक डू नॉट अप्लाई, ब्रेक अगर नहीं लग रहा है तो इसमें आप लोग का मोस्ट प्रोबेबली इसका रीजन मोस्ट लाइकली मोस्ट प्रोबेबली रीजन इसका क्या हो सकता है। तो यहीं पर ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए। तो यहीं पर आप लोग को ये फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑपरेशन, अगर आप लोग का DV वाल्व में कोई आप लोग का खराबी हो या आप लोग का DV सेंस नहीं कर रहा है, ये कंडीशन में हम लोग देखिए DV खराब हो जाने से आप लोग अगर सेंसिटिविटी टेस्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन में जैसे कि आप लोग जानते हैं 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर BP प्रेशर ड्रॉप करते हैं 6 सेकंड के लिए। तो इसमें आप लोग का ब्रेक लग जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए, लेकिन ये कंडीशन में आप लोग का टाइमिंग कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है कि ब्रेक अगर नहीं लग रहा है तो यहीं पर इसका रीजन हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व फल्टी हो, 2 स्पून वितरक वाल्व संचालन, अगर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का फल्टी ऑपरेशन हो, DV खराब हो, तो ये कंडीशन में ये हो सकता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज बी क्लियरेंस इन ICF बोगी? ICF बोगी में देखिए बी क्लियरेंस के बारे में बोला गया है। तो बी क्लियरेंस आप लोग का ये ICF बोगी के लिए ये कितना होता है? 40 ± 5 mm होता है। ऑप्शन यहीं पर ए के साथ चलिए। तो बी क्लियरेंस ICF बोगी के लिए हर एक आप लोग का कोच के लिए डिफरेंट प्रकार का कोच के लिए ये स्टैंडर्ड होता है, 40 ± 5 mm होता है। तो ऑप्शन यहीं पर देख लीजिए, ऑप्शन ए है। तो यहीं पर आप लोग का जो बी क्लियरेंस है ये किस किस का बीच में बी क्लियरेंस होगा? ये टॉप बुलेस्टर और आप लोग का जो बॉगी फ्रेम या टॉप बुलेस्टर और 16 बार बॉटम प्लेट बोल सकते हैं। टॉप बुलेस्टर और किसका बीच में ये दूरी को बोलेंगे बी क्लियरेंस, 16 बार बॉटम प्लेट, बॉगी 16 बार बॉटम प्लेट, इसी का बीच में जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, डायमेंशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बी क्लियरेंस। ये कितना होता है? हर एक कोच के लिए ये स्टैंडर्ड लिमिट है 40 ± 5 mm। टर्किंग ऑफ कंट्रोल आर्म फास्टनर इज कंपल्सरी इन व्हिच शेड्यूल? यहीं पर देखिए कंट्रोल आर्म फास्टनर जितना लगता है कंट्रोल आर्म को लगाने के लिए फास्टनिंग करने के लिए जो जो आप लोग का नट बोल्ट का यूज किया जाता है, तो इसमें टर्किंग देंगे। ये टर्किंग जो देंगे ये पहले आप लोग का कितना टॉर्क दिया जाता है ये भी आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो टर्किंग दिया जाएगा इसको आप लोग कंट्रोल आर्म फास्टनर के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो ये कंट्रोल आर्म फास्टनर का टर्किंग कंपलसरी है कौन सा शेड्यूल में? तो ये हो जाएगा आप लोग का D3 शेड्यूल में। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कंट्रोल आर्म फास्टनर का टॉर्किंग कितना टॉर्क देके इसको टाइट करना है। एग्जामिनेशन ओवरऑलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन ऑपरेटर्स शुड बी डन इन डेज शेड्यूल। तो ये पर देखिए ICF कोच के लिए हम लोग जो एग्जामिनेशन करेंगे, ओवरऑलिंग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे अलार्म चेन ऑपरेटर्स का, ACP ऑपरेटर्स का, तो ये कौन सा शेड्यूल में ये होता है या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शेड्यूल। ऑप्शन बी में है जो कि 3 मंथ ± 7 डेज इसका इंटरवल या पीरियोडिसिटी होता है बी शेड्यूल का।
एडी करंट टेस्टिंग इज डन इन डे शेड्यूल। यहीं पर देखिए ईसीए टेस्ट, एडी करंट एरे टेस्ट बोलता है, इसको बोला जाता है ईसीए टेस्ट, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है एडी करंट एरे टेस्ट। तो ये आप लोग का एलएचबी व्हील में सरफेस क्रैक को चेक करने के लिए, जैसे कि डीपीटी, ईसीए, ये सब टेस्ट किया जाता है एलएचबी व्हील का सरफेस क्रैक आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आप लोग का होता है D3 शेड्यूल में होता है। इन यार्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर व्हाट इज द मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्स फॉर इंटेंसिव एग्जामिनेशन लाइंस। तो यहीं पर देखिए यार्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर के अनुसार आप लोग का मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्स, ट्रैक में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे इंटेंसिव एग्जामिनेशन के लिए। तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम ये होना चाहिए 7.5 मीटर्स, ऑप्शन बी में है। Which document certify the continuity of freight train and allowed issuing for BPC। तो यहीं पर देखिए आप लोग का कौन सा डॉक्यूमेंट जो सर्टिफाई करता है कंटिन्यूटी ऑफ फ्राइट ट्रेन, एक फ्राइट ट्रेन का, गुड्स ट्रेन का कंटिन्यूटी को सर्टिफाई करेगा। और ये आप लोग का अलाउ इशूइंग ऑफ बीपीसी, तो ये अलाउ करेगा आप लोग का बीपीसी इशू करने के लिए, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का जो डॉक्यूमेंट होगा, इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेक पावर सर्टिफिकेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीपीसी बोलेंगे, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट चलते हैं, परमिसिबल लीकेज रेट इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग एससीटीआर। सिंगल कार टेस्ट रिग एससीटीआर में हम लोग यहीं पर परमिसिबल लीकेज रेट देखेंगे ब्रेक सिलेंडर के लिए ड्यूरिंग इन बीसी ड्यूरिंग एससीटीआर। ब्रेक सिलेंडर में लीकेज परमिसिबल लीकेज रेट क्या है एससीटीआर के दौरान, यहीं पर एक क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड, ऑप्शन यहीं पर ए में है। तो ये आप लोग का टोटल ऑप्शन जो है ये आप लोग का दे दिया गया है सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। ये है आप लोग का यहीं पर ऑप्शन जो दिया गया है, बीपी प्रेशर ड्रॉप कीजिए 0.6 kg पर सेंटीमीटर का 6 सेकेंड में। तो ये आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट बोला जाता है। इस दौरान ब्रेक लग जाना चाहिए। ये डीवी का वर्किंग ये सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का जो परमिसिबल लीकेज रेट दिया गया है, तो ये आप लोग का ब्रेक सिलेंडर में ये कितना होना चाहिए। तो ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। टाइप ऑफ जीप कंस्ट्रक्शन ऑफ गटवाल्ड न्यू डिजाइन 140 टन क्रेन। यहीं पर देखिए जो गटवाल्ड नया डिजाइन वाला 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन है, इसमें जीप का कंस्ट्रक्शन, इसका जीप या बूम जो होता है इसका शेप कैसा होता है, जीप या बूम। तो इसका शेप होता है ये रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, ऑप्शन बी में। Which of the following defects cannot be found out by टायर डिफेक्ट गेज। देखिए टायर डिफेक्ट गेज में आप लोग का व्हील का डिफेक्ट को आप लोग जांच करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें आप लोग का जैसे कि शार्प फ्लेंज, ये आप लोग जान पाएंगे, जांच कर पाएंगे टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से, थिन फ्लेंज, डीप फ्लेंज। लेकिन सरफेस क्रैक ये टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से आप लोग आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये जो आप लोग का जो डीपीटी या ईसीए टेस्ट होता है, एडी करंट एरे टेस्ट, इस प्रकार का टेस्ट का माध्यम से सरफेस क्रैक को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डार्ट कलेक्टर इन द एयरबैग सिस्टम। तो यहीं पर देखिए डार्ट कलेक्टर काम क्या होता है, क्लीन द एयर को क्लीन करता है। तो यहीं पर ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग का क्या होगा, ऑप्शन बी में देखिए
टू रिमूव डस्ट बिफोर इट एंटर्स टू डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। तो ये आप लोग का डार्ट कलेक्टर जो है एयर को क्लीन कर देगा। और ये आप लोग का टू रिमूव डस्ट बिफोर इट एंटर्स टू डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में जो एयर प्रेशर आप लोग का एयर घुसने से पहले ही इसको जो डस्ट रहेगा, धूल रहेगा, इसको रिमूव कर देगा। यही डार्ट कलेक्टर का काम होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। एन एंगल कट फ्रॉम एच टू फेस इच ए डैश कट। यहीं पर देखिए आप लोग का ये एंगल कट फ्रॉम एच, ये एंगल कट फ्रॉम एच टू फेस इच नोन एज डैश कट। तो इस प्रकार का कट को हम लोग बिवेल कट बोल के बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिवेल कट बोलते हैं। ऑप्शन ए में है। तो ये आप लोग का मेट एट एंगल टू द सरफेस ऑफ ए मटेरियल क्रिएटिंग शार्प एज या स्लोप एज। तो यहीं पर देखिए जो एक स्लोपिंग टाइप का एच होगा, इसी प्रकार का एच को हम लोग बोलेंगे बिवेल कट बोल के बोलेंगे। तो इमेज में थोड़ा देख सकते हैं। जैसे कि कटिंग टूल रहता है, इस प्रकार का जो एच बनेगा ये आप लोग का मेड ऑफ एन एंगल, एंगल में बनेगा टू द सरफेस ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल का सरफेस पर ये एंगल का रूप से ये दिखेगा। तो ये एक आप लोग का स्लोप एच या शार्प एच ये क्रिएट होगा। इसी प्रकार का जो एच को हम लोग बोलेंगे ये बिवेल कट बोलेंगे। ऑप्शन ए में है बिवेल कट। दिस इज ए कॉमन मेथड फॉर कनेक्टिंग स्टील मेंबर्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा कौन सा कॉमन मेथड है जिसका माध्यम से जो स्टील मेंबर्स रहता है जो कि बिल्डिंग और ब्रिजेस को इसमें कनेक्ट करते हैं। तो यहीं पर देखिए जो स्टील बार होगा, स्टील मेंबर होगा, कोई भी बिल्डिंग और ब्रिज बना रहे हैं तो उसको जोड़ने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है सिंपल ये हो जाएगा वेल्डिंग मेथड। ऑप्शन यहीं पर डी में है। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे बाकी जो क्वेश्चन है। जो भी ये आप लोग का सेशन में आप लोग का जो दिया गया क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर आप लोग मेंशन में इसको कमेंट सेक्शन में इसको देखिए, बताइए। तो फिर मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।